हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दीपा कौशिक, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज राजगढ़। वीडियो लेक्चर की श्रृंखला में आज बीए पार्ट 1 के हिस्ट्री के फर्स्ट पेपर में हमारा टॉपिक है गुप्त वंश। वैसे तो गुप्त वंश बहुत विस्तृत है। गुप्त वंश में बहुत ही शक्तिशाली और महत्वपूर्ण शासक हुए जिन्होंने संपूर्ण भारत पर अपनी विजय करी और भारतीय इतिहास में गुप्त वंश का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन गुप्त वंश के शासकों के विषय में चर्चा करने से पहले आज हम चर्चा करते हैं कि गुप्तकालीन इतिहास को जानने के कौन कौन से स्रोत हैं। तो देखते हैं कि गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। मौर्यों के पतन के बाद नष्ट हुई भारत की राजनीतिक एकता को गुप्त शासकों ने पुनः अर्जित किया तथा संपूर्ण भारत को एक राजनीतिक छत्र के अधीन कर शक्तिशाली विदेशी आक्रांताओं का सफलतापूर्वक सामना कर भारत की स्वतंत्रता को उन्होंने अक्षुण्ण रखा। गुप्तकालीन शासकों के बारे में आप जानते ही होंगे, जिसमें जो प्रमुख शासक हैं वो चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और स्कंदगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा गया है उसकी विजयों के कारण, और चंद्रगुप्त जो था वो अपने शासन प्रबंध के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो इस युग के विषय में जानने के लिए हमारे पास प्रचुर सामग्री उपलब्ध है। गुप्तकालीन ऐतिहासिक सामग्री को हम निम्न भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला, साहित्यिक स्रोत। गुप्त काल पर प्रकाश डालने वाली सामग्री में जो साहित्यिक स्रोत हैं उनका वर्णन करते हैं, जैसे पुराण। और पुराणों में भी कौन से पुराण जिनमें कि गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। तो पुराणों से गुप्तों के प्रारंभिक इतिहास, सीमा निर्धारण तथा सांस्कृतिक क्रियाकलापों के विषय में जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण, वायु पुराण व ब्राह्मण पुराण इस दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय है। कई धर्मशास्त्रों में भी गुप्त काल का उल्लेख है। तो गुप्तकालीन जो धर्मशास्त्र हैं उनमें धर्म संस्कार, स्त्रियों की दशा और नैतिक आदर्शों का ज्ञान हमें इन धर्मशास्त्रों से प्राप्त होता है। संभवतः बृहस्पति और व्यास आदि स्मृतियों की रचना भी इसी समय में हुई। काव्य एवं नाटक साहित्य। गुप्त काल पर प्रकाश डालने वाले महत्वपूर्ण ग्रंथ जो हैं उनमें कौमुदी महोत्सव, इस नाटक की लेखिका वज्जिका नामक एक विदुषी थी। इस नाटक से मगध की तत्कालीन स्थिति एवं गुप्त वंश की उत्पत्ति के विषय में नवीन जानकारी प्राप्त होती है। कालिदास भी इसी युग में हुए और कालिदास के बारे में आप लोग ऐतिहासिक और हिंदी और संस्कृत साहित्य के स्टूडेंट्स होने के कारण उनके नाम और उनकी रचनाओं के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर हम वर्णन करते हैं कि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्र, विक्रमोर्वशीय नामक 3 नाटक, कुमार संभव, रघुवंश नामक काव्य और ऋतुसंहार नामक गीति काव्य तथा मेघदूत नामक खंड काव्य की रचना की। रघुवंश व अभिज्ञान शाकुंतलम नामक जो नाटक हैं जो उनकी रचनाएं हैं उनसे गुप्त काल पर प्रकाश पड़ता है। एक अन्य रचना देवी चंद्रगुप्त जो कि विशाखदत्त द्वारा रचित है, उन्होंने अपने देवी चंद्रगुप्त नामक नाटक में चंद्रगुप्त की ऐतिहासिकता राम गुप्त की ऐतिहासिकता पर प्रकाश डाला है। मुद्रा राक्षस, इस नाटक के रचयिता भी विशाखदत्त ही थे। मुद्रा राक्षस का कथानक यद्यपि मौर्यकालीन है किंतु गुप्त वंश की स्थापना के विषय में इस नाटक से अच्छी जानकारी मिलती है। एक अन्य नाटक है मृच्छकटिकम। ये शूद्रक द्वारा रचित है और शूद्रक ने मृच्छकटिकम में गुप्त काल की न्याय, दंड, विधान तथा सामाजिक स्थिति पर व्यापक प्रकाश डाला है। कामसूत्र वात्सायन के प्रसिद्ध ग्रंथ
कामसूत्र से तत्कालीन वेशभूषा, आभूषण, सुगंधित द्रव्य, वाद्य, संगीत तथा जनता के मनोविनोद के साधनों के विषय में ज्ञात होता है। एक अन्य रचना है, ये बौद्ध ग्रंथ की श्रेणी में आता है, आर्य मंजूश्री मूलकल्प। यह एक बौद्ध ग्रंथ है जिससे विशेष रूप से परवर्ती गुप्त शासकों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अब इन साहित्यिक रचनाओं के अलावा कुछ विदेशी यात्रियों ने गुप्त काल के विषय में वर्णन किया, कुछ ने गुप्त काल में यात्रा की और कुछ जो उसके बाद भी आए उन्होंने इस पर काफ़ी प्रकाश डाला है। तो देखते हैं कि गुप्त काल तथा उनके पश्चात अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत की यात्रा की। उनके वृतांत व वर्णन ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनमें जो पहला नाम आता है वो है फाहियान का। फाहियान जो थे वो एक चीनी यात्री थे और इन्होंने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में भारत आए और उनके वर्णन से तत्कालीन सामाजिक और धार्मिक स्थिति के विषय में पता चलता है। सुंग युन भी एक चीनी यात्री थे। इन यात्री के वर्णन से हूण आक्रमण के विषय में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट वेनसांग, ये यद्यपि हर्षवर्धन के समय में भारत आया था परंतु गुप्त काल के विषय में उनके वर्णन से प्रकाश पड़ता है। इत सिंह, ये 7वीं शताब्दी में भारत आए और उनके वर्णन से गुप्तों के मूल निवास स्थान के विषय में महत्वपूर्ण सामग्री मिलती है। इसी प्रकार अल बरूनी नामक जो यात्री थे उन्होंने 11वीं शताब्दी के में वो भारत आए और वो एक मुस्लिम यात्री थे। उन्होंने गुप्त संवत की तिथि निर्धारण में उनके जो उन्होंने ग्रंथ लिखा उससे सहायता मिलती है। अब इन विदेशी यात्रियों के विवरण और साहित्यिक ग्रंथों के अतिरिक्त जो पुरातात्विक स्रोत हैं, जो कि किसी भी इतिहास को जानने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं, उनमें भी गुप्त काल के विषय में काफ़ी प्रकाश पड़ता है। गुप्त वंशीय इतिहास के निर्माण में उत्तर भारत के विभिन्न स्थानों से प्राप्त अभिलेखों से महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। ये गुप्त अभिलेख शिलाओं, स्तंभों व ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण है और इन अभिलेखों की भाषा संस्कृत है। इन अभिलेखों में शासकों की वंशावलियाँ, शासक तथा प्रशस्तिकार का नाम उत्कीर्ण है। गुप्तकालीन अभिलेख सर्वाधिक प्रामाणिक स्रोत माने जाते हैं गुप्त काल को जानने के। इनकी प्राप्ति स्थल से सीमाओं, साम्राज्य के निर्धारण करने में सफलता मिलती है। ऐतिहासिक दृष्टि से प्रमुख गुप्त अभिलेख समुद्रगुप्त के प्रयाग व एरण अभिलेख, चंद्रगुप्त के मेहरौली व उदयगिरी गुहा अभिलेख, कुमारगुप्त के मिलसंद, गढ़वा, मंदसौर अभिलेख व स्कंदगुप्त के भीतरी तथा कोहोम अभिलेख प्रमुख हैं। इसी तरह मुद्राएं, जो तत्कालीन मुद्राएं प्राप्त हुई हैं उनसे भी गुप्त काल के विषय में पर्याप्त जानकारी मिलती है, क्योंकि मुद्राओं से उस समय की आर्थिक उस स्थिति, उस समय के जो सम्राट थे उनकी रुचियां थीं या उनका साम्राज्य कहाँ तक विस्तृत था, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था थी, सोने के सिक्के मिले हैं या चांदी के मिले हैं, इनके बारे में मुद्राएं जो हैं वो किसी भी इतिहास को जानने का महत्वपूर्ण स्रोत हैं। गुप्तकालीन मुद्राओं से तत्कालीन स्थिति पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। गुप्त युग से भारतीय मुद्रा के इतिहास में नवीन युग का आरंभ होता है। इस काल में स्वर्ण, चांदी व तांबे की मुद्राओं का बहुतायत में निर्माण हुआ। मुद्राओं के प्राप्ति स्थान से साम्राज्य की सीमा निर्धारण और मुद्राओं पर उत्कीर्ण चित्र से सम्राटों के व्यक्तित्व व रुचियों के विषय में पता चलता है। कुछ मुद्राओं पर गुप्त शासकों को सिंह का शिकार करते, कहीं वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जिससे उनकी शक्ति और रुचि का पता चलता है। चंद्रगुप्त प्रथम की मुद्राओं पर उसकी पत्नी कुमार देवी का चित्रण उत्कीर्ण होने से चंद्रगुप्त का लिच्छवियों से संबंधों की जानकारी
मिलती है कि उनका विवाह लिच्छवी राजकुमारी से हुआ था। मुद्राओं के अतिरिक्त वैशाली से प्राप्त मोहरें भी गुप्तकालीन प्रांतीय और स्थानीय व्यवस्था के विषय में पर्याप्त प्रकाश डालती हैं। एक अन्य जो पुरातात्विक स्रोत है स्मारक, वो भी किसी भी इतिहास के निर्माण में बहुत सहायक होते हैं। तो गुप्तकालीन अनेक स्मारक व कलाकृतियाँ तत्कालीन धार्मिक एवं सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डालती हैं। इन स्मारकों से गुप्त काल में भारत की सांस्कृतिक उन्नति तथा राजा व प्रजा की धार्मिक भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है। गुप्तकालीन कलाकृतियों से गुप्त शासकों के धर्म सहिष्णु होने का पता चलता है कि ये लोग धार्मिक रूप से सहिष्णु थे, कि मुख्यतः जो धर्म था उस समय वो हिंदू धर्म था, लेकिन अन्य धर्मों के प्रति भी गुप्त शासक पर्याप्त सहानुभूति पूर्ण व्यवहार करते थे। गुप्तकालीन स्मारकों विशेषतः मंदिरों में भुमरा का शिव मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, नचना का पार्वती मंदिर तथा भीतरी गांव का लाडखान मंदिर प्रमुख हैं, जिनसे गुप्त काल में मंदिरों में शिखर बनाने की परंपरा प्रारंभ हुई। मंदिरों के अतिरिक्त स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख, बुद्धगुप्त का गरुण स्तंभ, चंद्रगुप्त का मेहरोली स्तंभ तथा भगवान शिव, विष्णु और दुर्गा के अतिरिक्त बुद्ध, गंगा तथा यमुना आदि की मूर्तियां भी मिली हैं। चित्रकला की दृष्टि से अजंता व बाघ की गुफाओं की चित्रकारी अनुपम है। अतः स्पष्ट है कि उपरोक्त स्रोत उस स्वर्णिम युग की एक झलक प्रदान करते हैं जो गुप्तकाल को भारतीय इतिहास व विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण और गौरवपूर्ण स्थान प्रदान करता है। अब आगे के लेक्चर्स में हम समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और गुप्तकालीन शासन व्यवस्था की चर्चा करेंगे। थैंक यू।